हेलो मेरे दोस्तों, प्रॉफिट के शिकारी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको निकोलस डार्वस के बारे में बताना चाहता हूं कि निकोलस डार्वस ने कैसे शेयर मार्केट से 10 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो उनकी किताब है शेयर मार्केट से कैसे बनाए मैंने 10 करोड़। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये पुस्तक कैसे अस्तित्व में आई। ये तब हुआ जब 25 मई 1959 को टाइम मैगजीन ने अपने बिजनेस सेक्शन में एक डांसर निकोलस डरवास की स्टॉक मार्केट में सफलता की असाधारण कहानी के बारे में पूरा पेज छाप दिया। टाइम ने बताया कि किस प्रकार एक पूरी तरह गैर पेशेवर व्यक्ति ने जो टिप्स, वित्तीय कहानियों और ब्रोकर्स, दलालों के पत्रों की अवहेलना करता है, अपने खुद के ईजाद किए निवेश के तरीकों से खुद को कई बार करोड़पति बनाने में सफलता हासिल की। इस लेख ने वॉल स्ट्रीट के उन विशेषज्ञों की त्योरियां चढ़ा दी जो लंबे समय से सर्वमान्य रहे, लेकिन निवेश के तरीकों के प्रति मिस्टर डरवास की अवहेलना से आश्चर्यचकित थे। साथ ही इसने देश भर में फैले हजारों निवेशकों की कल्पना और रुचि को भी हिला दिया। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और सबसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट तथा बिजनेस गाइड्स छापने वाले हम अमेरिकन रिसर्च काउंसिल के लोग भी मिस्टर डरवास के टाइम्स में छपे सफल निवेश सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। नतीजतन हमने मिस्टर डरवास की तकनीकों के बारे में पुस्तक लिखवाने के लिए उनसे संपर्क करने का फैसला किया। उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। हमारे चीफ एडिटर ने उनसे पेरिस में मुलाकात की। वे जहां अपनी पार्टनर जूलिया के साथ फ्रेंच टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, वहीं हम इस अद्भुत पुस्तक को संभव बनाने वाली उल्लेखनीय घटनाओं से रूबरू हुए। सर्वप्रथम मिस्टर डरवास एक शोमैन है। शो बिजनेस के इतिहास में उनकी नृत्य कला एक स्फूर्ति देने वाली अंतर्राष्ट्रीय कला है। उन्होंने और उनकी बहन जूलिया ने लगभग 34 देशों में प्रदर्शन किया है। वे लगातार जनता के आकर्षण के केंद्र में रहने के आदी है, इसलिए उन्हें अपनी किस्मत को बनाने वाली स्टॉक ट्रांजैक्शन की जानकारी को सार्वजनिक बनाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, जैसा कि कुछ लोगों के लिए गोपनीय होती है। बल्कि इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब किसी ने अपने आर्थिक लेन देन को सार्वजनिक बनाया हो। दूसरे, यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि मिस्टर डरवास एक अद्भुत डांसर से ज़्यादा कुछ और है। वे बुडापेस्ट विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है जिसकी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अच्छी पकड़ है। उन्होंने पहले खेलों पर लेखन किया है, पत्रकार और अपने ही देश में क्रॉसवर्ड पजल के संपादक रहे हैं, इसलिए वे इस पुस्तक को लिखने के लिए पूरी तरह से योग्य है। परिणामतः वॉल स्ट्रीट के इतिहास में एक अत्यधिक असाधारण सफलता की कहानी को प्रस्ताव करने में काउंसिल को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह न केवल इसलिए विशेष है क्योंकि यह रिकॉर्ड एक पूर्णतः गैर पेशेवर और बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो उस यादगार अतिरिक्त आय के लिए निवेश कर रहा था, बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जो लाभ कमाया वह केवल भाग्यवश या संयोगवश नहीं हुआ था। इसने विपरीत निवेश के ये तरीके जिन्होंने मिस्टर डरवास को करोड़पति बनाया, सालों की गलतियां और उनसे मिली सीख का नतीजा थे। ये विशिष्ट और व्यवहारिक तरीके हर निवेशक के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। हमें लगता है कि मिस्टर डरवास की तकनीकें, खासकर उनकी विशिष्ट टेक्नो फंडामेंटल थ्योरी और उनकी बहुत सी शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नीतियाँ, जैसे मैं सिर्फ ट्रेंड के साथ दौड़ता हूँ और मेरे पीछे दौड़ता है मेरा स्टॉप लॉस मेरा बीमा बनकर, या फिर अच्छे या बुरे स्टॉक नहीं होते, केवल या तो चढ़ते हुए या गिरते हुए स्टॉक होते हैं। मैं केवल जांचकर्ता बन सकता हूँ, लेकिन कभी भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। वाक्य वॉल स्ट्रीट के इतिहास के पन्नों पर लिखे रहेंगे। मैं मिस्टर डरवास की नीतियों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए काउंसिल ने इस पुस्तक में ऐसे कुछ चार्ट्स दिखाए हैं जिनकी मदद से उन्होंने 18 महीने के समय जब उन्होंने पहली बार अपनी सटीक नीतियों से सफलता हासिल की, में स्टॉक मार्केट में $20 लाख कमाए। मिस्टर डरवास अभी भी डांसर है क्योंकि यही उनका पेशा है, और वह अभी भी एक निवेशक है क्योंकि उनको इसमें मज़ा आता है और वे इसमें अभी भी धन कमाते हैं। उनके बारे में सभी कुछ गैर पारंपरिक है। आर्थिक नीतियों के लिए उनके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई एक डेस्क तक नहीं है। वे पेरिस के जॉर्जस 5 में अपने होटल के कमरे या बार में काम करते हैं। जब भी वे न्यूयॉर्क में होते हैं, जो कि उनका पसंदीदा शहर है, वे हर शाम प्लाजा होटल के बारे में एक अखबार के पृष्ठ, एक टेलीग्राम और आधे कागज़ के टुकड़े पर कुछ अंक लेकर बैठते हैं। देखने में वे भी आसपास के लोगों की तरह आराम करते हुए दिखते हैं, पर वास्तव में
वे पिछले कुछ सालों में ईजाद किए अपने बौद्धिक तरीकों जिन्होंने उन्हें करोड़ों कमा कर दिए से स्टॉक कीमतों का अध्ययन और मार्केट का विश्लेषण कर रहे होते हैं। निकोलस डरवास की कहानी वर्तमान अमेरिका में एक हैरान करने वाली कथा है। हमें ऐसी पुस्तक को प्रकाशित करने में गर्व का अनुभव हो रहा है जो कि आने वाले सालों में स्टॉक मार्केट की सर्वोत्तम कृति होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अध्याय 1। कैनेडियन काल। नवंबर 1952 का समय था। मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के लैटिन क्वार्टर में खेल रहा था जब मेरे एजेंट ने फ़ोन किया। उसको टोरंटो नाइट क्लब में मेरे और मेरी नृत्य कला पार्टनर जूलिया के कार्यक्रम के लिए ऑफ़र मिला था। एल और हैरी स्मिथ, ये जुड़वा भाई, इसके मालिक थे। उन्होंने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे मुद्रा की जगह स्टॉक में भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। शो बिजनेस में मुझे वैसे तो कई अजीब अनुभव मिलते रहते थे, लेकिन ये बिल्कुल नया था। मैंने आगे और पूछताछ की और तब मुझे पता लगा कि वे लोग मुझे किसी ब्राइलैंड कंपनी के 6000 शेयर देने को तैयार है। यह एक कैनेडियन माइनिंग फर्म थी जिसमें उनकी रुचि थी। उस समय उसके एक शेयर की कीमत 50 सेंट थी। केवल यही मुझे पता था कि स्टॉक गिरते चढ़ते रहते हैं, इसलिए मैंने स्मिथ भाइयों से इस बात की गारंटी देने को कहा कि यदि स्टॉक 50 सेंट से नीचे गिर गए तो उन्हें नुकसान को बराबर करना होगा। वे 6 महीने के समय में ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि मैं टोरंटो वाला कार्यक्रम नहीं कर पाया। मुझे स्मिथ भाइयों को निराश करने के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने भरपाई करने के लिए उनसे स्टॉक खरीदने की पेशकश की। मैंने उन्हें $3000 का चेक भेज दिया और ब्राइलैंड स्टॉक के 6000 शेयर ले लिए। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। 2 महीनों बाद एक दिन खाली बैठे हुए मेरी नज़र अखबार में स्टॉक मार्केट की कीमतों की ओर गई। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। मेरे ब्राइलैंड स्टॉक के 50 सेंट की कीमत $1.90 हो गई थी। मैंने उसे तुरंत बेच दिया और मुझे लगभग $8000 का मुनाफा हुआ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये मेरे लिए चमत्कार जैसा था। ये मेरे लिए वैसा था जैसे कोई आदमी पहली बार रेस में जाता है और अपने भाग्य से सभी विजेताओं को पीछे कर देता है और अपनी जीत को भुनाने के बाद सामान्य रूप से पूछता है, ये सब कब से चल रहा है। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ को गंवाता रहा हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट में प्रवेश के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार कर लिया। मैं अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अनजाने जंगल में आने वाली परेशानियों के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता था। उदाहरण के लिए मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि न्यूयॉर्क में भी है। मैंने केवल कैनेडियन स्टॉक्स के बारे में भी सुना था, विशेष रूप से माइनिंग शेयर्स के बारे में। चूँकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहे थे, इसलिए इनके साथ चिपके रहने में भी ही भलाई थी। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए, कौन से स्टॉक खरीदने हैं, इसके बारे में कैसे पता लगाया जाए। आप उन्हें एक पिन से उठा नहीं सकते। आपके पास सूचना होनी चाहिए। यही मेरी मुख्य समस्या थी, उन्हें कैसे लिया जाए। अब मुझे लगने लगा कि यह आम आदमी के लिए असंभव है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस महान रहस्य को समझने के लिए मुझे बस कई लोगों से बात करने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि अगर मैं अक्सर लोगों से पूछता रहूँगा तो इस विषय के जानकार लोगों से परिचित हो जाऊँगा। मैं जिनसे भी मिला सभी से ये पूछता रहा कि क्या स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। नाइट क्लब में काम करते हुए मैं धनी लोगों से मिला। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बारे में मालूम होगा। आगे बताते हुए निकोलस डार्वास सर कहते हैं, इसलिए उनसे भी पूछा। यह प्रश्न हमेशा मेरी जुबान पर रहता था, क्या आप किसी अच्छे स्टॉक के बारे में जानते हैं। अचंभे की बात थी कि सभी को किसी न किसी स्टॉक की जानकारी थी। अमेरिका में मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी। मैं उत्सुक होकर उनकी बातें सुनता था और पूरी लगन से उनकी सूचना का अनुसरण करता था। मुझे जो खरीदने को कहा गया मैंने खरीदा। स्टॉक खरीदने के इस तरीके की असफलता को समझने में मुझे बहुत समय लगा। मैं उस आशावादी आधार विहीन छोटे निवेशक का एक अच्छा उदाहरण बन गया था जो मार्केट्स में अंदर बाहर गोते लगाता रहता है। मैंने उन कंपनियों के स्टॉक खरीदे जिनके नाम भी मैं ठीक से नहीं ले पाता था। ये कंपनियां क्या करती है और कहाँ से आई, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे किसी ने किसी से कुछ सुना हुआ बता दिया
और मैं मान गया मेरे जैसा अनभिज्ञ खरीदार शायद ही कोई रहा होगा। मुझे बस इतना पता था कि मेरे प्रदर्शन वाले आखिरी नाइट क्लब के आखिरी हेड वेटर ने जो मुझे बताया वह अच्छा था।